नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम फंगस यानी कवक के एक जीनस म्यूकर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम म्यूकर के वर्गीकरण व इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का जो मुख्य तरीका है एप्लेनोस्पोर्स या अचल बीजाणुओं द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एप्लेनोस्पोर्स कैसे बनते हैं। तो ये जो एप्लेनोस्पोर्स हैं यहाँ पर सबसे पहले इरेक्ट माइसीलियल टिप्स बनती हैं। देखिए क्या होता है, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो कवक जाल में से अनेक उर्ध्व शाखाएं उत्पन्न होती हैं और ये जो उर्ध्व शाखाएं हैं ये बीजाणुधानीधर कहलाते हैं। ये बीजाणुधानीधर अकेले विकसित होते हैं। कुछ ऊंचाई तक बढ़ने के पश्चात इसके शीर्ष पर कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा भोज्य पदार्थ एकत्र होने लगते हैं, जिसके कारण बीजाणुधानीधर का शीर्ष फूलकर गोल हो जाता है। अब ये बीजाणुधानी कहलाने लगते हैं। इस अवस्था में बीजाणुधानी का जीव द्रव्यक बाह्य सघन परिधीय क्षेत्र तथा केंद्रीय रिक्तिका युक्त केंद्रीय क्षेत्र में विभेदित हो जाता है। केंद्रकों का जमाव परिधीय क्षेत्र में होता है। बीजाणु का जो परिधीय क्षेत्र होता है वह जननक्षम तथा केंद्रीय क्षेत्र बंध्य होता है। बंध्य क्षेत्र रिक्तिका युक्त, अर्धचंद्राकार व गुंबदाकार होता है और इसे स्तंभिका अथवा कॉलुमेला कहते हैं। बीजाणु बनने की अवस्था में बीजाणुधानी के परिधीय क्षेत्र का जीव द्रव्यक अनेक बहुकेंद्रीय खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड अनियमित आकार का होता है और अपने चारों ओर भित्ति स्रावित करके एक अचल बीजाणु बनाता है। परिपक्व बीजाणुधानी की भित्ति भंगूर होती है। इसकी सतह पर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं। ये बीजाणुधानी को कंटकमय रूप देते हैं। परिपक्व बीजाणुधानी का रंग काला होता है। अचल बीजाणुओं के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी धर में द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कॉलुमेला फूल जाता है और बीजाणुधानी की भित्ति पर दबाव डालता है। बीजाणुधानी की भित्ति भंगूर होने के कारण सरलता से टूट जाती है तथा अचल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इनका प्रकीर्णन वायु अथवा कीटों द्वारा होता है। किसी उपयुक्त स्थान पर गिरने पर ये तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के समय अचल बीजाणु की बाह्य भित्ति फट जाती है तथा अंतःभित्ति एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। यह शाखित होकर नया कवक जाल बनाती है। देखिए क्या होता है, ये जो माइसीलियम होता है उसमें जो माइसीलियम जो है उसके ऊपर कुछ इरेक्ट माइसीलियल टिप्स बनती हैं। इन टिप्स के ऊपर साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होता है। ये जो साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होता है इसकी वजह से यहाँ पर स्वोलन टिप बन जाती है। अब इस स्वोलन टिप में स्पोरोप्लाज्म और कॉलुमेला प्लाज्म में डिफ्रेंशिएशन होता है। कॉलुमेला जो वो एरिया है जो सेंट्रल है, हाईली वैक्यूलेटेड, न्यूक्लियाई फ्री और स्टेराइल रीजन है। वो एक सेप्टम, डोम शेप्ड सेप्टम से स्पोरोप्लाज्म से डिफरेंशिएट रहता है। और स्पोरोप्लाज्म कैसा है, वो डेंसली साइटोप्लाज्मिक मल्टी न्यूक्लिएट फर्टाइल डिस्टल रीजन है विच फॉर्म्स 2 to 3 न्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले बी से शुरू करते हैं। ये जो माइसीलियम था उस पर एक एरियल ब्रांच बनी। अब एरियल ब्रांच जो बनी उसकी सोलन टिप बन गई है।
सोलन टिप में बाहर वाले एरिया में तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर और बीच में सिर्फ वैक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपको एक डोम शेप्ड वॉल दिखाई देने लग गई है, जो किसको अलग कर रही है, वैक्यूलेटेड एरिया को और न्यूक्लिएटेड एरिया को। अब जो ये वैक्यूलेटेड एरिया का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्यूमेला कहते हैं। ये स्टेराइल है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। और बाहर वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं स्पोर प्लाज्म। ये न्यूक्लिएटेड है, हाईली डेंस है क्योंकि हाईली डेंस साइटोप्लाज्मिक है। ये एक ऐसा एरिया है, फर्टाइल एरिया है। अब देखिए इस फर्टाइल एरिया में छोटे छोटे से गोले आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे जो सेल्स बने हैं वो क्या है, स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स 2 to 3 न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं या यूनी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्पोरेंजिया। और जिस स्ट्रक्चर को जो माइसीलियम से यहाँ तक जोड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब ये जो स्पोरेंजियम की वॉल है, बाहर वाली वॉल, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स मौजूद होने की वजह से ये ब्रिटल होती है, भंगूर होती है। जैसे ही वाटर अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है वैसे ये ब्रिटल जो वॉल है ये फट जाती है। फटने से स्पोर्स जो है वो कॉलुमेला के चारों तरफ चिपके हुए रहते हैं। ये धीरे धीरे एयर से या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा इनका डिस्पर्जल होता है, प्रकीर्णन होता है। अब ये जो प्रकीर्णन हो गया है, ये स्पोर्स देखिए रिलीज़ हो गए, और इसके बाद जब इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या ऐसा सबस्ट्रेटम मिलेगा जहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं, तब ये एक जनन नलिका या जर्म ट्यूब बनाएंगे। और ये जर्म ट्यूब देखिए जर्मिनेट होकर वापस ए स्ट्रक्चर तक पहुँच गई है, मतलब कि वापस कंप्लीट माइसीलियम का डेवलपमेंट हो गया है। तो ये है इसका अलैंगिक जनन एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा या अचल बीजाणुओं द्वारा। और ये जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला तरीका है म्यूकर के रिप्रोडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन की। तो यहाँ पर जो लैंगिक जनन है वो आइसोगेमस प्रकार का है। कैसा है, आइसोगेमस। ये होमोथैलिक भी हो सकता है, हीट्रोथैलिक भी हो सकता है, समजालिक भी हो सकता है और विषमजालिक भी हो सकता है। ज़्यादातर ये विषमजालिक होता है। विषमजालिकता प्रदर्शित करने वाली जातियों में नर तथा स्त्री कवक जालों की आकृति में कोई भेद नहीं होता, परंतु जैव क्रियात्मक रूप से वो भिन्न होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। देखिए जब होमोथैलिक हैं या समजालिक हैं तो ऐसी अवस्था में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी दो जो थैलस हैं उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन हीट्रोथैलिक जब स्पीशीज़ होंगी, जब विषम जालिकता होगी, तब या तो एक प्लस और एक माइनस स्ट्रेन मौजूद होनी चाहिए। दोनों स्ट्रेन्स जो होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी, अलग होंगी। एक प्लस प्रभेद होगा और एक माइनस प्रभेद होगा, प्लस स्ट्रेन होगी और एक माइनस स्ट्रेन होगी। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 मेजर स्टेप्स होती हैं। पहला इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, दूसरा ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर, और तीसरा फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया टू फॉर्म जाइगोस्पोर्स। 3 जो प्रमुख चरण है वो है प्राक युग्मक धानी का समारंभन, एक दूसरे की और युग्मक धानी की वृद्धि, और तीसरा युग्मक धानी के संयोजन द्वारा युग्माणु का निर्माण। अब ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए एक ट्राइस्पोरिक एसिड नाम का हार्मोन, ट्राइस्पोरिक नाम का एक हार्मोन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी की वजह से ये एक दूसरे की तरफ कीमोट्रोपिकली मूव करते हैं। कीमोट्रोपिक मतलब ये केमिकल है और ट्रोपिक मतलब मूवमेंट। तो एक दूसरे की तरफ जो मूवमेंट है दो गैमेटेंजिया का, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया का, वो किसकी वजह से होता है, ट्राइस्पोरिक एसिड की वजह से। देखिए ज़रा सरल सी बात है, ये देखें एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन है ए डायग्राम में, देखो ये। फिर बी में देखिए दोनों तरफ लेटरल जो माइसीलियम का विकास हुआ
और ये एक दूसरे की तरफ मूव करके टच हो गए एक दूसरे को, और ये क्या बन गया, प्रोगैमेटेंजिया, प्राक युग्मक धानी। उसके बाद क्या है, बीच में एक वॉल बन गई, तो इधर तो बन गए गैमेटेंजिया, और पीछे की तरफ जो एरिया है उसे हम कहते हैं सस्पेंसर या निलंबक। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने से डी में फ्यूजन हुआ है, और इसमें देखिए ई में जाइगोस्पोर बनने लगा है। जाइगोस्पोर के बाहर थिक वॉल बन गई है, और थिक वॉल बनने के बाद देखिए जाइगोस्पोर कुछ समय रेस्टिंग स्टेज में रहकर और फिर एक जर्म स्पोरेंजिया बना लेता है। इसको हम ठीक से पढ़ लेते हैं। विषमजालिक जातियों में दो भिन्न प्रभेद के कवक तंतु एक दूसरे के निकट आते हैं। समजालिक जातियों में एक ही कवक जाल के दो कवक तंतु संपर्क में आ जाते हैं। प्रत्येक कवक तंतु से एक एक पार्श्व शाखा विकसित होती है। इनके शीर्ष पर जीव द्रव्य एकत्र होने लगता है, जिसके कारण ये फूल जाते हैं। ये फूले हुए शीर्ष प्राक युग्मक धानी कहलाते हैं। प्राक युग्मक धानियों की एक दूसरे की और परस्पर गति युग्मन जानुवर्तन जाइगोट्रोपिज्म कहलाती है। ये शीर्ष कवक तंतु एक पट से अलग हो रहते हैं, अब इन्हें युग्मक धानी कहते हैं। पट के ठीक पीछे का भाग जिसे युग्मक धानी जुड़ी रहती है उसे निलंबक कहते हैं। इसका कोशिका द्रव्य रिक्तिका युक्त होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं होते। संलयित होने वाली दोनों युग्मक धानियों की आकृति समान होती है। इनका कोशिका द्रव्य सघन व बहुकेंद्रकी होता है, इससे संयुग्मक कहते हैं। युग्मक धानियों के स्पर्श बिंदु पर कोमल युगल भित्ति विलीन हो जाती है तथा उनकी अंतर वस्तुएं मिल जाती हैं। इस संयोजन से युग्माणु का निर्माण होता है। युग्माणु में केंद्रकों के संयोजन के विषय में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार प्रभेद की युग्मक धानियों में के सभी केंद्रक माइनस प्रभेद की युग्मक धानियों के सभी केंद्रकों से संलयित होते हैं, अतः युग्माणु में अनेक द्विगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। दूसरी विचारधारा के अनुरूप प्लस और माइनस प्रभेद की युग्मक धानियां में से केवल एक ही केंद्रक युगल के बीच युग्मन होता है तथा शेष केंद्रक युग्मन से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। युग्माणु में भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। केंद्रकों के संयोजन के साथ साथ इसके आमाप में भी वृद्धि होती है। परिपक्व होने पर युग्माणु अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेता है जो बाहरी काले रंग की किणकी बीजाणु बहिश्चोल तथा भीतरी पतली बीजाणु अंतःश्चोल में विभेदित होती है। परिपक्व युग्माणु निलंबक से विलग होकर विश्रामावस्था में आ जाता है। इस अवस्था में युग्माणु 5 से 7 माह तक रहता है। दीर्घ विश्रामावस्था की सभी जातियों का म्यूकर की सभी जातियों का लाक्षणिक गुण है। कुछ परिस्थितियों में युग्मक धानियों का संयोजन सफल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्रत्येक युग्मक धानी एक दृढ़ भित्ति स्रावित कर लेती है। यह संरचना अयुग्मणु कहलाती है। युग्मणु का अंकुरण विश्रामावस्था के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अंकुरण के समय बीजाणु बहिश्चोल फट जाता है। बीजाणु अंतःश्चोल एक लंबी जनन नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इसे प्राक कवक जाल कहते हैं। प्राक कवक जाल के शीर्ष पर एक युग्माणु धानी का निर्माण होता है। इसकी संरचना लैंगिक जनन में बनने वाली बीजाणु धानी के समान होती है। युग्माणु के द्विगुणित केंद्र का अर्धसूत्रण युग्माणु तथा युग्मक धानी में होता है। अर्धसूत्रण के पश्चात संतति केंद्रकों में अनेक साधारण विभाजन होते हैं। प्रत्येक केंद्रक एक बीजाणु में रूपांतरित होता है। एक बीजाणु धानी में एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु अंकुरित होकर एक नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये प्रोगैमेटेंजिया बनी उसके बाद सेल बनते ही एक सस्पेंसर और गैमेटेंजिया बन गए। गैमेटेंजिया में जो फ्यूजन हुआ
देखिए गैमेटेंजिया जो है उसमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट होता है, इस वजह से इसे सीनोगैमेटेंजिया कहते हैं। अब ये जो सीनोगैमेटेंजिया है इसकी वॉल डिज़ोल्व हो गई और वॉल डिज़ोल्व होने से प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज़ हो गया, तो इसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर या सीनोजाइगोट। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है कॉन्जुगेशन का वो है आइसोगैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब ये जो जाइगोस्पोर बना ये कुछ समय बाद अपने बाहर एक मोटी वॉल बना लेगा, तो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर बन जाएंगे। एक्सोस्पोर वार्टी होता है, एंडोस्पोर थिन वॉल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जाइगोस्पोर जो है उसके अंदर प्लाज्मोगेमी होगी और उसके बाद मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद ये एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है और इसके अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब वो जर्मिनेट होगा, ऐसी अवस्था में एक्सोस्पोर तो रप्चर हो जाएगी और एंडोस्पोर जो है वो एक स्पोरेंजियोफोर बनाएगी। ये स्पोरेंजियोफोर बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसे एप्लेनोस्पोर्स बनाते वक्त बनती है। यहाँ पर अब यह क्या बना लेगी, स्पोरेंजिया बनाएगी, लेकिन इस स्पोरेंजिया को हम कहेंगे जाइगोस्पोरेंजिया। और ये जो जाइगोस्पोरेंजिया है इसके अंदर उसी प्रकार से स्पोर्स बन जाएंगे और ये जो स्पोर्स है वो वापस क्या करेंगे, नए माइसीलियम को जन्म देंगे, नए माइसीलियम को जर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर जो मेन बात आपको याद रखनी है वो याद रखनी है ट्राइस्पोरिक एसिड। ये जो ट्राइस्पोरिक एसिड है वही वो हार्मोन है और ये हार्मोन जो है ये जाइगोट्रोपिज्म के थ्रू दो प्रोगैमेटेंजिया को एक दूसरे के क्लोज लेकर आता है। एक्चुअली प्रोगैमेटेंजिया एक दूसरे के क्लोज किसकी वजह से आएंगे, ट्राइस्पोरिक एसिड की वजह से। अब इसकी लाइफ साइकिल देखें, देखिए बड़ी सिंपल है। ये माइसीलियम है, स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर बने, कॉलुमेला, स्पोरप्लाज्म, और ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जबकि नीचे की तरफ देखिए एक प्लस और एक माइनस स्ट्रेन, प्रोगैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया, जाइगोट, जाइगोस्पोर बना, जाइगोस्पोर में कैरियोगैमी और मियोसिस हुई, जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होके दोबारा क्या बनाएगा, एक जाइगोस्पोरेंजियम बनाएगा और जाइगोस्पोरेंजियम से स्पोर्स बनेंगे और जो स्पोर्स हैं वो क्या बना देंगे, वापस सोमैटिक हाइफी बनाएंगे। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। धन्यवाद।